सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को त्योहारों की हार्दिक बधाई। किसान भाई बहनों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वही त्योहारों का भी धनी है। कोई त्योहार जुड़ा है माँ लक्ष्मी के पूजन से, तो कोई जुड़ा है भाई बहन के पवित्र रिश्ते से, तो किसी में खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन सभी का मकसद एक, आपसी प्रेम और भाईचारा। तो आइए हम सब इसी खुशियों के साथ आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। देश से चावल का निर्यात 8.5% बढ़ने की उम्मीद। आलू की कीमतों पर नियंत्रण के लिए आलू आयात किया जाएगा। पारिवारिक खेती के लिए अधिक निवेश और सस्ते ऋण पर जोर। और राजस्थान में सौर कृषि में असीम संभावनाएं। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी और अब खबरें विस्तार से। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और इस बार चावल के निर्यात में 8.5% की वृद्धि आ सकती है। इसमें बासमती चावल की मात्रा काफी अधिक रहने की उम्मीद है। देश में बासमती चावल का उत्पादन अधिक हुआ है और भारत के चावल निर्यात में भी इसका असर देखा जा सकता है। एग्रीवॉच की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश से चावल के निर्यात में 8.5% का उछाल आ सकता है। इस वर्ष 1 करोड़ 10 लाख टन चावल के निर्यात की उम्मीद है और इसमें 40 से 45 लाख टन बासमती चावल के निर्यात की संभावना है। वैश्विक बाजार में भारत चावल का सबसे बड़ा आयातक है और 2013-14 के अक्टूबर से सितंबर तक चलने वाले विपणन वर्ष में देश से कुल चावल की निर्यात 7% की गिरावट के साथ 1 करोड़ 1 लाख 40 हजार टन हुआ था। हालांकि इसके बाद भी भारत चावल निर्यात में शीर्ष पर बना रहा था। देश में खराब मॉनसून के कारण चावल के उत्पादन में कमी आई है, लेकिन बासमती चावल का उत्पादन 5 से 6% बढ़ा है, जिस कारण कुल निर्यात में इजाफा देखा जा रहा है। उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखते हुए भारत सरकार आलू की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पहली बार आलू का आयात कर रही है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने घोषणा की है कि आलू की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए आलू का निर्यात किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ हफ्तों से आलू के दामों में इजाफा देखा गया है, इसलिए आलू के कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार देश में पहली बार आलू का निर्यात करने जा रही है। आलू के निर्यात से बाजार में आलू की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे दामों में गिरावट आएगी। खासतौर से त्योहारी सीजन के मद्देनजर आलू की कीमतों में आ रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आलू का आयात यूरोप और पाकिस्तान से किया जाएगा और जनवरी माह तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने आलू के न्यूनतम निर्यात मूल्य को भी बढ़ाकर $450 प्रति टन कर दिया है, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। देश में पारिवारिक कृषि बेहद अहम है और इसके लिए अधिक निवेश जुटाने और सस्ते ऋण की व्यवस्था करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के लिए पारिवारिक कृषि को बढ़ावा देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पारिवारिक खेती के लिए और अधिक निवेश जुटाने पर जोर दिया है, खासकर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सस्ते ऋण और निरंतरता सुनिश्चित हो सके। कृषि मंत्री का कहना है कि पारिवारिक कृषि का राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा से गहरा नाता रहा है और उत्पादक संसाधनों तक सीमित पहुंच रहने के बावजूद पारिवारिक किसान अपनी कृषि का कारगर ढंग से प्रबंधन करने के साथ साथ उच्च उत्पादकता भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक किसान न केवल परंपरागत खाद्य उत्पादकों को संरक्षित रखने में सफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने संतुलित आहार सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर कृषि जैव विविधता की हिफाजत करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग में भी अहम योगदान दिया है। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और खासतौर से राजस्थान जैसे राज्य में।
इसी के मद्देनजर सौर कृषि की संभावनाओं को तलाशने के लिए काजरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। जोधपुर स्थित काजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में राजस्थान में सौर कृषि की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक बैठक आयोजन किया गया। राजस्थान में सूरज की रोशनी सबसे अधिक समय तक रहती है। ऐसे में सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा बिजली, डीजल आदि से चलने वाले पंप सेटों को सौर ऊर्जा से चलाकर किसान अपनी लागत में भी कमी कर सकता है और पर्यावरण सुरक्षा में भी अहम योगदान दे सकता है। राजस्थान के तिनवारी में 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें हर फोटोवोल्टेइक पैनल के बीच में काफी जगह छोड़ी गई है, जिसमें आसानी से औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है। काजरी ने भी ऐसे कई सौर उपकरण तैयार किए हैं जिससे सौर कृषि की अभिकल्पना साकार हो सकती है। देश की 70% सौर ऊर्जा का उत्पादन अकेले गुजरात में होता है और खेती में इसके उपयोग से किसानों को बढ़ती लागत से छुटकारा मिलेगा। साथ ही अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तटीय तमिलनाडु और केरल में तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीप, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश की संभावना है। बाकी देश में मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की पकने वाली फसल की कटाई से 2 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर दें। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन खेत में सुखाकर गहाई कर लें। उसके बाद दोनों को अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार गृह की अच्छी तरह सफाई कर लें। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, बेहद खुशी की बात है कि आज हमारे देश में कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। बात चाहे पशुपालन की हो, बागवानी की हो, मछली पालन की हो या मुर्गी पालन की, हर क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण हमारे किसान भाइयों की जोत छोटी होती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि हमारे किसान भाई बहन कृषि आधारित छोटे छोटे व्यवसायों को अपनाएं, स्वयं ही मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर बाजार में बेचें। मूल्य संवर्धन जैसे कौन कौन सी कृषि में ऐसी संभावनाएं हैं जिसे अपनाकर हमारे किसान भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आइए इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। भारत में अन्न उत्पादन करीब 26.4 करोड़ टन है और दूध उत्पादन तो 14 करोड़ टन तक पहुंचाने की तैयारी है, जिसमें हम पहले ही विश्व में अग्रणी हैं। मछली पालन तथा फल सब्जी उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है।
लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद देश का किसान अभी भी विपन्नता का जीवन जी रहा है। देश में आज करीब 86% किसान छोटे व सीमांत हैं और बढ़ती आबादी तथा अन्य कई कारणों के चलते जोत भी छोटी होती जा रही है, जिससे आमदनी भी कम हो रही है। एक तरफ तो खेती की लागत में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान की जोत कम हो रही है, जिस कारण खेती किसानी अब लाभ का सौदा नहीं रही है। एक समय था जब ये कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, यानी खेती को एक उत्तम व्यवसाय के रूप में बताया गया था। और अब हालत ये है कि बहुत से किसान विशेषकर युवा खेती को छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि जिनको हमें खेती में रखने के लिए तरह तरह के इंसेंटिव देने पड़ रहे हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं? एक तो इसका कारण ये है कि विश्व स्तर पर यदि आप देखें खेती में चुनौती हमारे देश में सिर्फ 2% ज़मीन है, 4% हमारे पास वर्ल्ड का पानी है और 17% जनसंख्या को हमें उससे लालन पालन करना है। तो एक तो बड़ी चुनौती ये है। दूसरी चुनौती जो घटती जोत है वो भी घटती जा रही है। घटती जोत और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, जनसंख्या का बढ़ना है और जो संयुक्त परिवार थे उनको जो है एकल परिवार में परिवर्तित होना है। इसके कारण अब जो ज़मीन है वो बहुत कम हो गई है और हमारे 85% किसान या तो सीमांत हैं या लघु हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है कि छोटी ज़मीन पर बढ़ती लागत और घर के बढ़ते खर्चों को कैसे पूरा किया जाए। दूसरी समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो है रोज़गार की। रोज़गार की तो देश में समस्या है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो रोज़गार की समस्या बढ़ती जा रही है। घर में युवा पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको कोई रोज़गार के साधन नहीं है। दूसरी चीज़, पढ़ाई के अलावा उनमें कोई स्किल का विकास नहीं किया गया, दक्षता का विकास नहीं किया गया जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तीसरी चीज़, उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन 3-4% पर ईयर बढ़ रहा है। इससे पिछले साल 250 मिलियन टन था, यानी कि 52 करोड़ के करीब था। इस बार 264 मिलियन टन है। तो इस तरह से प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो लागत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो पानी की लागत हो, और सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है आपका जो लेबर की लागत है वो बहुत बढ़ रही है। तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी उतना लाभ किसान को मुनाफा नहीं रह गया है। अब प्रश्न उठता है कि दिक्कतें तो बहुत हैं, घटती ज़रूरत है, बढ़ती आबादी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? हम खेती तो छोड़ नहीं सकते। खेती पर ही हमारा देश आधारित है। चाहे जीडीपी में शेयर कम हो जाए, लेकिन अभी भी जो 60% से ज़्यादा लोग खेती पे ही आधारित हैं। खेती को लाभकारी बनाना और नई कृषि तकनीकों से किसानों को रूबरू कराने में कृषि विस्तार ने महती भूमिका निभाई है। आज कई युवा किसान मूल्य संवर्धित उत्पादों, कम लागत वाली कृषि पद्धति और सबसे बड़ी बात, अपने उत्पादों की मार्केटिंग कैसे की जाए इसकी जानकारी चाहते हैं और तमाम संस्थाएं उन्हें ये जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। किसान प्रोडक्शन तो ले सकता है किसी भी चीज़ का, चाहे फ्लावर की बात करें, चाहे बेबी कॉर्न की बात करें, चाहे मछली पालन की। अब उसको जो असली दिक्कत आती है, ये पेरिसेबल कमोडिटी हैं, पैदा गांव में होती हैं, डिमांड शहर में है। तो इंडिविजुअल लेवल पे किसान इन चीज़ों को शहर ले जाके छोटी मात्रा में नहीं बेच सकता। यदि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो अपना एक ब्रांडिंग कर सकते हैं। आपको किसान को, जो उसके मेंबर हैं, उसको सिर्फ चिंता होनी चाहिए प्रोडक्शन की, मार्केटिंग कोई और करेगा, वो चिंता आपकी नहीं है। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में बहुत सारे जो फार्मर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुए हैं। महाग्रेप है, महा अनार है, महा मैंगो है, महा अनार, ये सब। तो इनसे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। जो इसके जो मेंबर हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम वो ऑर्गेनाइजेशन करता है, प्रोसेसिंग वो फैसिलिटेट करता है, इवन मार्केटिंग और एक्सपोर्ट में वो मदद करता है। हमारे यहाँ एक स्टडी हुई, उसमें पता लगा कि जो किसान जो महाग्रेप से जुड़े हुए थे, उनका 1 हेक्टेयर में 2.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से एडिशनल लाभ हुआ।
जो लोग नहीं जुड़े हुए थे उनसे इनको जो है 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर ज़्यादा मिला, क्योंकि वो गैप जो हुआ वो प्रोडक्शन में भी हुआ, अच्छी वैरायटीज़ उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुई, ट्रेनिंग उनको मिली, प्रोसेसिंग हुई और यहाँ तक कि उनकी मार्केटिंग की गई। क्योंकि जो मान लीजिए पैदा हो रही है ग्रेप वहाँ महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में तो खपत है नहीं, दिल्ली में भी है, बाहर भी जाना है, अब छोटा किसान तो उसको नहीं भेज सकता, वहाँ जो रेट उसे मिल रहा है वहाँ लोकल दे देगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हेल्प करेगा। हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया यहाँ हापुड़ में, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में 3 साल काम किया। अब उनको हमने सब्जी की उसमें कास्ट में उनको बढ़ावा दिया, अब उनको हमने लिंक किया मार्केटिंग से। तो उसमें क्या हुआ, किसान इतने जागरूक हो गई महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन्होंने 3 दुकानें अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हापुड़ में रखी हुई हैं। वहाँ जो उनको रेट मान लीजिए 20 रुपये मिलता था तो वहाँ 40 रुपये में बिक रहा है शहर में लाके, और जो उसको महिला बेचती है उसको रोज़गार मिला हुआ है। तो प्रोडक्शन तक ही रह जाते, क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी है वेस्टेज ज़्यादा होता है, पेरिसेबल है। तो अब जो महिलाएं हैं ग्रुप की वो पैदा करती हैं और वो ग्रुप का जो समूह है वो वहाँ से ला के उनको टेम्पो में ट्रॉली में यहाँ ले आता है। और यहाँ पूसा संस्थान में हमने फार्मर्स की मॉल शुरू की है, वो महिलाएं अपना प्रोडक्ट ला के यहाँ पूसा संस्थान में भी बेच रही हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ये पॉसिबल नहीं था, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए थे। दूसरी, उन्हें सारी योजनाओं की फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे कोई नाबार्ड की योजना है, चाहे बैंक की कोई योजना है, चाहे कोई डिपार्टमेंट की योजना है। तो इंडिविजुअल फार्मर को वो योजनाएं या सहायता उपलब्ध होना मुश्किल हो जाता है, जब वो ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह से जो फार्मर क्लब हैं वो भी नाबार्ड प्रमोट कर रहा है, तो वो क्लब भी जो संस्थाओं से जुड़ के जानकारी ले जाते हैं उस जानकारी को किसानों के बीच में बांटते हैं। तो हर एक किसान को आने की ज़रूरत नहीं, उनका किसानों का जो लीडर है या जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उसके पास जो भी जानकारी आई, संस्थागत जो भी सहायता हुई या कहीं विजिट करानी है, तो वो एक ग्रुप में सरकार से सहायता लेके, हमारे यहाँ जैसे आत्मा के थ्रू किसान क्लब बहुत विजिट करते हैं, तो ये सब समूह में होने के कारण ही उनको लाभ हो रहे हैं। अब लोग ऐसा भी काम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा गांव एक कमोडिटी उगा रहा है, उनमें अकल आई, समझ आई कि अलग बेचेंगे, किसी का 2 क्विंटल, किसी का 4 क्विंटल, किसी का 40 किलो, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, ब्रांडिंग नहीं होगी, उसको वो ब्रांड नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। अब वो एक फसल ले रहे हैं और एक ही वैरायटी ले रहे हैं, जैसे गाजर है तो पूरा गांव गाजर उगा रहा है एक ही वैरायटी का। अब वो गाजर के गांव से फेमस हो गया, अब वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, चाहे नेशनल हैं इवन मल्टीनेशनल हैं, उस गांव से जाके वो खरीद रही हैं। तो बैठे बैठे उनको अब मार्केटिंग की चिंता नहीं हुई, माल ख़राब होगा इसकी चिंता नहीं हुई। अब वहाँ जो है संस्था खुद जाएगी और आपके खेत में से खरीद के लाएगी। ये 1, 2, 4 किसान कर रहे होते और अलग अलग चीज़ कर रहे होते तो ये चीज़ संभव नहीं थी। तो मेरा किसानों को एक यही सुझाव है, कलेक्टिव फार्मिंग, और यदि कलेक्टिव फार्मिंग पॉसिबल न हो तो कम से कम कलेक्टिव मार्केटिंग में जाना चाहिए। किसान को आज कारोबारी की तरह सोचना होगा, क्योंकि किसान की मेहनत पर कमाई कोई और कर रहा है। इस रीति को तोड़ने के लिए किसानों को ही आगे आना होगा। कृषि विपणन, कृषि कारोबार में ही सबसे अधिक कमाई है और किसानों को इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। जो छोटे किसान हैं विशेषकर खेती पर आधारित उद्योग धंधे लगा सकते हैं क्या, जिसमें कम ज़मीन की ज़रूरत है। जैसे मैं कहूँ मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए आपको ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं होती। मेड़ पे रखे जा सकते हैं बॉक्सेस, रोड साइड पे रखे जा सकते हैं, और जब वहाँ फ्लावर नहीं है तो उनको हम बॉक्सेस को शिफ्ट भी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में एक बक्से की कीमत 3,500-4 हज़ार रुपये आती है, और वो मधुमक्खी का जो बक्सा है 1 साल में अपनी कीमत रिपे कर देता है, यानी 3,500-4 हज़ार रुपये उससे 1 साल में आमदनी हो सकती है। यदि किसी किसान के पास में 50 बक्से हैं तो वो उससे 1.5 लाख रुपये बिना ज़मीन के भी कमा सकता है, बशर्ते ये है, और उसके लिए लोन की भी व्यवस्था है, उसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। ज़रूरत यह है कि उसको इस चीज़ की जानकारी दी जाए और उसको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब गेहूं धान से हटके यदि किसान मछली पालन करता है तो मछली पालन में ऐसे ऐसे किसान हैं जो 1 एकड़ में 2-2 लाख कमा रहे हैं, 4-4 लाख कमा रहे हैं, और कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने मछली का बीज बनाना शुरू कर दिया और उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केट में प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो वो 8-8, 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। मेरा जो जानकारी है उसके हिसाब से यदि किसान का माल किसान बेचता है और कंज्यूमर उसको 100 रुपये में ख़रीदता है,
तो उसमें से जो किसान को मिलता है वो 20-25% ही मिलता है। बाकी जो चेन है मार्केटिंग की वो उसमें चला जाता है। यदि माल को किसान अपने ही माल को मूल्य संवर्धन करके बेचे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। जैसे आपका गेहूं है, गेहूं 15 रुपये किलो, 14 रुपये किलो, और वही दलिया बन जाता है तो वो 40-45 रुपये किलो हो जाता है। जिस तरह से दालें हैं, दाल आपकी 35 रुपये किलो, बेसन बन जाता है तो वो 70-80 रुपये किलो हो जाता है। आपकी हरी अदरक 10 रुपये किलो, यदि 5 किलो अदरक को सुखा लिया जाए जो कि 50 रुपये की हुई, उसका पाउडर बना के बेचा जाए तो वो 170 रुपये का हो जाता है। तो ये एक क्षेत्र है जो हमारे देश में जिसकी कमी है। आलू है, कई बार किसान खोदते तक नहीं आलू, 3 रुपये मिलता है, 5 रुपये मिलता है, वही उसके अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं या चिप्स बन जाती है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो ये ऐसे कुछ व्यवसाय हैं जिसमें, क्योंकि अब हमारा ध्यान प्रोडक्शन पे नहीं, प्रोडक्शन तो बढ़े लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि प्रोडक्शन के साथ साथ किसान की आमदनी भी बढ़े। तो उसके लिए किसान को व्यवसायी होना पड़ेगा, क्योंकि किसान के माल से पैसा कोई और कमा रहा है। हमने सिर्फ किसान को ये बताया कि ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। हमने उसको ये नहीं सिखाया कि वो आमदनी कैसे बढ़ाए। तो मैं ये अब हर उस पर कहता हूँ किसानों को, और हमारा जो डिवीज़न का यहाँ पूसा संस्थान में, उसका भी एक उद्देश्य हमने चेंज किया है। वो ये किया है कि एक्सटेंशन बियॉन्ड प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शंस के बाद में एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, इस पे हमारा जोर होना चाहिए। इसके लिए मैं किसान भाइयों को 3-4 सलाह देना चाहता हूँ। एक तो बिजनेसमैन की तरह वो ये सोचें कि हम क्या उगाएं। हम कभी नहीं सोचते क्या उगाएं, धान के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद धान, और जहाँ ईख है या गन्ना है वहाँ गन्ना। अब उसमें ये डिसीजन चेंज। अब बेबी कॉर्न है, बेबी कॉर्न से किसान यहाँ टेरना गाँव में सोनीपत में, उसमें एक एकड़ से 50,000 एक क्रॉप में ले रहे हैं। साल में 3-3, 4-4 क्रॉप ले रहे हैं, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हम गेहूँ धान ही उगाएं या ऐसी फसल उगाएं जिससे हमारी आमदनी बढ़ सकती है। तो ये सोचना पड़ेगा किसान को बिजनेसमैन की तरह कि भाई मुझे क्या उगाना है, कब उगाएं। दूसरा डिसीजन उसने ये लेना है कब उगाएं। अभी तक हम किसान को ये संभव भी नहीं था कब उगाएं, क्योंकि बेमौसमी चीज़ जब आ जाती है मार्केट में, जल्दी जो आ जाती है, उसमें किसान को रेट बहुत बढ़िया मिलता है। जैसे फूल गोभी है, बंद गोभी है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आती है, अगस्त के लास्ट वीक में आती है, उसका 80 रुपये रेट होता है, 70 रुपये रेट होता है। वही फूल गोभी, बंद गोभी दिसंबर में 10 रुपये हो जाती है और वही मार्च में 3 रुपये हो जाती है। जैसे गेंदा है, फूल है, गेंदे का जुलाई में आ गया, जून में आ गया, कोई डिमांड नहीं है। लेकिन वही फूल यदि अक्टूबर में आता है, नवंबर में आता है, जिसमें सारे तीज त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, आपके शादी ब्याह उस समय होते हैं, तो उस समय उसकी आमदनी रेट जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। कभी कभी उसको फेंकना तक पड़ता है फूल, और वही फूल कभी कभी 60 रुपये हो जाता है, कभी 25 रुपये हो जाता है। और वो संभव है क्योंकि उसकी 3 फसल आती हैं, तो वो ऐसी प्लानिंग करे कि उसका फूल जो है इस पीरियड में आए। तीसरा डिसीजन, कब बेचें। हम किसान को ये नहीं बताते कब बेचें, हम उसको ये बताते हैं कि कब कैसा प्रोडक्शन वो ज़्यादा ले। कब बेचें से एक बहुत बड़ा अंतर उसकी आमदनी पे पड़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जो हमारी पूसा की संस्थान की 11-21 वैरायटी जो बासमती की है, जो उसका रेट शुरू में खुला था काटने के बाद नवंबर दिसंबर में, वो 2000 था। बढ़ते बढ़ते वो 3000 हुआ, 4000 हुआ, 4500 हुआ, यानी 2 गुने से ज़्यादा हो गया। जो किसान बुद्धिमान थे, उन्हें कुछ आइडिया था, और ऐसे किसान हैं जो हमें बताते हैं कि इस बार रेट बढ़ेगा। वो कैसे बताते हैं कि साहब वहाँ बाढ़ आई थी, उधर सूखा पड़ गया था, कटने के टाइम पे डिजीज़ आ गई थी, प्रोडक्शन कम हुआ है, सप्लाई कम होगी, रेट बढ़ेंगे। वो अपना माल रोक के रखे, औरों का भी खरीद के रख लिए। कुछ किसान ऐसे थे, फार्मर तो अच्छे थे, वो प्रोडक्शन तो ज़्यादा लिया, लेकिन उन्होंने काटने के तुरंत बाद बेच दिया, उनको मिला 2000, और जिसने 2 महीने 3 महीने रख लिया उसको मिला 4500 रुपये। तो ये किसान को जानकारी होना कि अपने माल को कब बेचे और कहाँ बेचे। प्रोडक्शन चाहे कलेक्टिव करें या न करें, लेकिन अपने माल को कलेक्टिव बेचें और थोड़ा सा बड़ी मंडी में बेचें जहां रेट ज़्यादा हों। और आजकल मंडी के रेट तो रेडियो पे ही बताते हैं, टीवी पे ही बताते हैं। और आपको किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं इसमें भी मंडी के भाव बताए जाते हैं, एक ही मंडी के नहीं कई मंडियों को बताए जाते हैं।
तो हम प्रोडक्शन से टेक्नोलॉजी तो सीखते हैं, ये भी सीखें कि आपके जो माल आपने इतनी मेहनत और लागत से पैदा किया है उसका वाजिब दाम कैसे मिले। अब समय आ गया है कि किसान खेती बिजनेस की तरह करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए और हमारे युवकों को स्पेशली खेती में ही रोजगार मिले, जिससे वो गाँवों से शहरों की तरफ पलायन रुके। तो किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन का आज का सफर यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और नए अंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूं, लेकिन इस कामना के साथ कि आप सभी की दिवाली खुशियों भरी हो, शुभ हो, मंगलमय हो, सुरक्षित हो। नमस्कार।